जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूं महाराष्ट्र विधान भवन में, जहां पर की बजट सत्र चल रहा है। विधान भवन वो जगह है जहां पर विधायक कानून बनाते हैं, जिसका साबका कानून बनाने वालों से है। लेकिन इस इमारत में ऐसे लोगों की भी एंट्री हो चुकी है जिनका कि कानून से 36 का आंकड़ा रहा है, जो कानून तोड़ने के लिए बदनाम रहे हैं। और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल जो चुनाव हुए, उसके बाद ये जो नई विधानसभा खड़ी हुई, उसी को अगर ले लें तो इसमें 118 विधायक ऐसे हैं। कुल 288 विधायकों की ये विधानसभा है। उसमें से 118 यानी कि 41% विधायक ऐसे हैं जिनका कि आपराधिक रिकॉर्ड है। और ये जानकारी खुद उनके अपने भरे हुए एफिडेविट से सामने आई है, जो चुनाव के दौरान जो एफिडेविट भरा जाता है। इनमें से 3 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या का आरोप है, 4 ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश का आरोप है, और 10 ऐसे हैं जिन पर महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप हैं। लेकिन ये कोई सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ है। अगर हम 30-40 साल पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि तब से आपराधिक प्रवृत्ति के, आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों का विधान भवन में चुना जाना शुरू हुआ था। 90 के दशक में वसई विरार के ठाकुर और उल्लासनगर के कालानी ने चुनाव जीतकर ये बता दिया कि विधायक बनने के लिए टाड़ा आरोपी होना कोई रुकावट नहीं है। आप टाड़ा के आरोपी हैं, तब भी अगर आप चुनाव जीत गए हैं तो इस विधान भवन में एंट्री मार सकते हैं। और फिर उनकी जीत ने कई और भी अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए। उन्हें भी लगा कि ठाकुर और कालानी के जैसे वे भी राजनीति में जाकर अपने लिए एक ढाल तैयार कर सकते हैं, या फिर उसे अपने काले कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई और भी लोग आए, लेकिन इनमें एक सबसे बड़ा नाम था अरुण गवली का। 90 के दशक में मुंबई शहर में जो 5 बड़े गिरोह सक्रिय थे, उनमें से एक गिरोह था अरुण गवली का। उस दौरान मुंबई शहर पर रोजाना खून खराबा होता था। एक्सटॉर्शन के कॉल्स आते थे। मिल मालिक, बार मालिक, होटेलियर्स, फिल्मकार, कारोबारियों को धमकी भरे फोन आते थे, और अगर वो उगाही की रकम अंडरवर्ल्ड डॉन्स को नहीं पहुंचाते थे तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। शहर के हालात इतने खराब हो गए कि केंद्र को दखल लेनी पड़ी। और इसी बीच 1995 में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। शिवसेना बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने, और फिर तय हुआ कि अंडरवर्ल्ड के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गोपीनाथ मुंडे ने मुंबई पुलिस को खुली छूट दे दी कि जो कुछ भी हो मुंबई को साफ करो। और फिर मुंबई पुलिस ने एक विवादास्पद नीति अपनाई, एनकाउंटर्स की। तमाम गिरोहों के गैंगस्टरों को पकड़ पकड़ कर मारा जाने लगा, गोलियों से भूना जाने लगा। उनके ऊपर हालांकि आरोप भी लगे कि ये फर्जी एनकाउंटर्स थे, लेकिन इस नीति ने काम करना भी शुरू किया। कई गैंगस्टरों को पकड़ के जेल में ठूस दिया गया। लेकिन अरुण गवली को लग रहा था कि उसका कुछ नहीं होगा। भले ही पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन उसके गिरोह को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ऐसा अरुण गवली को इसलिए लग रहा था क्योंकि अरुण गवली का यह मानना था कि वो बाला साहेब ठाकरे का खास है। बाला साहेब ठाकरे उसे अपना मानते थे, और ऐसा इसलिए उसको लग रहा था क्योंकि 1995 में चुनाव प्रचार के दौरान बाला साहेब ठाकरे खुलेआम ये घोषित करते थे कि अगर उनके पास दाऊद है, उनके पास मतलब कांग्रेस के पास, तब शरद पवार कांग्रेस में थे, या फिर उनका इशारा मुसलमानों की तरफ भी हो सकता है कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है, यानी कि गवली को अपना मानते थे। तो जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता आई तो अरुण गवली को लगा कि अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, खुलकर मैं अपना गिरोह चलाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरुण गवली के भी तमाम शूटरों को मारा जाने लगा। उसके भी कई शूटर पकड़कर जेल में भेजे गए, यहां तक कि खुद अरुण गवली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अरुण गवली को बड़ा झटका लगा। जो उसने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। यही नहीं, जब अरुण गवली जेल में बैठकर अपने गिरोह को चलाने लगा तो एक दिन पता चला कि उसका जेल से ही तबादला हो गया, एक दूसरी जेल में उसको भेज दिया गया। जब इसके पीछे कारण अरुण गवली ने पता करवाया
तो उसे मालूम पड़ा कि एक जयंत जाधव नाम का आदमी है जिसे कि बाला साहेब ठाकरे अपना मानस पुत्र मानते हैं। तो अरुण गवली ने उस जयंत जाधव की प्रभा देवी इलाके में हत्या करवा दी, गोलियों से भून डाला गया उसे। और फिर उसके बाद अरुण गवली और बाला साहेब ठाकरे के बीच एक खुली जंग शुरू हो गई। अरुण गवली ने तय किया कि अब वो भी राजनीति में प्रवेश करेगा और शिवसेना से बड़ी पार्टी बनाएगा। और फिर उसने अपनी पार्टी स्थापित की, अखिल भारतीय सेना। उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर शिवसेना चलती थी, जैसे शिवसेना की शाखाएं होती थी, गठ होते थे, विभाग होते थे, उसी पैटर्न पर उसने अपनी पार्टी भी बनाई और साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करके शिवसेना के जो पदाधिकारी थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो लोग थे, उनको अपने साथ शामिल करना शुरू किया। जहां जहां पर शिवसेना की शाखाएं लगती थी, वहां अखिल भारतीय सेना की शाखाएं लगने लगी। और एक वक्त तो ऐसा आ गया कि लोग कहने लगे कि अब शिवसेना खत्म है, अखिल भारतीय सेना ही असली शिवसेना होगी। इतना हावी हो गए थे। जब शिवसेना को लगा कि उसका अस्तित्व खतरे में है, तो ऐसे में फिर एक रणनीति बनाई गई। एक तरफ मुंबई पुलिस ने एक एक करके अरुण गवली के शूटरों को खत्म करना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ अरुण गवली की पार्टी के पदाधिकारियों का खात्मा शुरू हुआ। उसकी पार्टी के जो नेता थे, जैसे उसकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था जितेंद्र दाभोलकर, उसकी हत्या हो गई और भी कई उसके पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। तो एक तरफ पुलिस उसके गिरोह को खत्म कर रही थी, तो दूसरी तरफ अश्विन नायक का गिरोह उसकी पार्टी को खत्म कर रहा था। लेकिन अरुण गवली भी डटा रहा और साल 2004 में उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव वो हार गया, तीसरे नंबर पर आया, लेकिन उससे 92,000 वोट मिले। दरअसल वो टटोल रहा था कि क्या उसे, अगर वो चुनाव में खड़ा होता है तो वोट मिलेंगे। उसका असली मकसद चुनाव जीतना नहीं था। उसी साल विधानसभा के भी चुनाव हुए 2004 में, और उस चुनाव में अरुण गवली बतौर उम्मीदवार खड़ा हुआ और चुनाव जीत गया। पहली बार एक अंडरवर्ल्ड डॉन विधायक बना। जिस दिन चुनाव जीतने के बाद पहली बार वो इस विधान भवन में आने के लिए निकला, मैं उसके साथ में मौजूद था। दरअसल अरुण गवली किसी कार में सवारी नहीं करता था, कार में ट्रैवल नहीं करता था। उसकी एक मिनी बस हुआ करती थी और उस मिनी बस में दगड़ी चाल और आसपास के इलाके के 15-20 लड़के हुआ करते थे जो उसकी सुरक्षा के लिए बस में मौजूद रहते थे। इसके साथ साथ उसकी मिनी बस के आगे मोटरसाइकिल्स पर और दूसरी कारों में लड़कों का काफिला चलता था उसकी सुरक्षा के लिए। तो उस मिनी बस में मैं सवार हुआ। आधे घंटे का फासला था दगड़ी चाल से लेकर इस विधान भवन तक का। उस दौरान मैंने उसका इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के दौरान वो अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करने से कतरा रहा था। लेकिन उसने ये कहा कि भले ही मेरा आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे इलाके के लोगों ने मुझे विधायक चुना है, तो मैं उनके लिए काम करूंगा। और अगर मैं विधायक नहीं भी था, उसके पहले भी मैं उनके लिए काम करता था। अच्छा, जब उसकी गाड़ी यहां पर पहुंची, विधान भवन के पास एक रेस्टोरेंट है शिवसागर का, उसके सर्कल के पास पहुंची, तो वो मिनी बस से उतर गया और मिनी बस से उतरकर एक मर्सिडीज तैयार खड़ी थी, उसमें बैठ गया। और वहां से लेके यहां तक, ये करीब 100-150 मीटर का फासला है, वो इस मर्सिडीज कार में आया। शायद एक तरह से वो संदेश देना चाह रहा था कि भले ही वो अब तक कानून तोड़ता आया हो, लेकिन अब वो कानून बनाने वालों की जमात में शामिल हो गया है। तो ये थी इस हफ्ते की कहानी। इस जैसी तमाम कहानियों के लिए जुड़े रहे मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।